Hi friends, you are most welcome to my YouTube channel Jammu Mohan Idion. Please subscribe, like, share and comment also. Today's topic is plant diversity. 11th बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले मैं प्लांट डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैं बताऊँगा कि बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। यानी कि मैं सबसे पहले बता दूँ बायोलॉजी होती क्या। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ओके, अर्ली मैन था वो भी कई सारी विविध, जैसे कि आप कह सकते हैं एनिमेट एंड इनएनिमेट थिंग्स में डिफ्रेंशिएट कर पाता था, लेकिन कुछ हद तक। जैसे कि इनएनिमेट मैटर में सही सी है, विंड है, एयर है, फायर एक्सेट्रा। और एनिमेट में आप कह सकते हैं जैसे कि एनिमल्स को पेट और वाइल्ड कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा चुका था। ओके, उसके बाद इतना खास पास्ट में है नहीं, क्योंकि जितनी भी सारी जो सभ्यताएं हैं उनका हमने बायोलॉजिकली इनका जो रिव्यू किया तो इसमें बहुत ही लिटिल बायोलॉजिकल नॉलेज मिला है। ओके, और जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले अभी जो मॉडर्न सेंचुरी है इसमें सिस्टमेटिक्स आ चुकी है। सिस्टमेटिक्स के आते ही हमको सबसे पहले नीड जान पड़ी कि कैसे हम इन जितनी भी प्लांट डाइवर्सिटी है या एनिमल डाइवर्सिटी है, इन सारे ऑर्गेनिज्म को कैसे कैटेगराइज करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैसे एक एनिमल या एक प्लांट को एक स्पेसिफिक नेम से जाने। इसलिए टेक्सोनोमी की ब्रांच जो खुली है वो बायोलॉजी में आई है। ठीक है, टेक्सोनोमी इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि टेक्सोनोमी के पर्सपेक्टिव कैसे इन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगराइज करेंगे, कैसे इनकी नेमिंग करेंगे, उनको किस तरह से हायरार्किकली उनको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ साइंटिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा जिन्होंने टेक्सोनोमी को डेवलप करने में अपना बहुत ही अहम योगदान दिया है। सबसे पहले इसमें नाम आता है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो कि एक नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने 17वीं शताब्दी में टेक्सोनोमी पर काम किया। इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो बर्थ हुआ था 23 जुलाई 1707 में साउथ स्वीडन में। ओके, इनके पिता एक गार्डनर थे। इसकी बदौलत इन्होंने गार्डनिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रुचि थी और इनको पेड़ पौधों से बहुत ही लगाव था। इसलिए इन्होंने बचपन से ही वेरी लिटिल एज में इन्होंने इन पेड़ पौधों के नाम जानना शुरू किया। इनके जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहे टेक्सोनोमी में वो है दो। ठीक है, पहला है टेक्सोनोमिकल हायरार्की और दूसरा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक मॉडर्न सिस्टम है जिसके बदौलत हम आज के युग में स्पीसीज़ को नेम दे पा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने अटेम्प्ट किया था साइंटिफिकली डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना। ओके, उन सिस्टम्स में किसी भी स्पीसीज़ को लेते हैं, उसके जनरल कैरेक्टर्स को एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद उसे डिफरेंट टेक्सास में और डिफरेंट कैटेगरीज और रैंक्स में डिवाइडेड और सब डिवाइडेड किया जाता है। ठीक है, कैरोलस लीनियस की कहानी। अब इसके बाद हम आते हैं लिविंग वर्ल्ड में। जैसा कि आप जानते हैं लिविंग वर्ल्ड जो हमारे अराउंड जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जांपल हैन है, आप देख सकते हैं पेड़ पौधे हैं, जितने भी ये लिविंग है इनकी हम स्टडी करने वाले, उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उनको हम अलग तरीके से ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है,
इस ब्रांच को कहते हैं टैक्सोनॉमी। अब दूसरा नाम जो आता है इसमें आता है अर्न्स्ट मेयर का। अर्न्स्ट मेयर, ठीक है, ये 1904 से 2004 तक इनका कार्यकाल रहा। ये जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इवोल्यूशनरी बोले तो ये जो जितनी भी स्पीसीज हैं आज हमारी जो प्रेजेंट है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और ये उनसे भी रिलेटेड है जो कभी इस पृथ्वी पर मौजूद है, लाइक वाइज डायनासोर्स। क्योंकि जितनी भी इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि वह सारा जेनेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शेयर कर रही हैं, ठीक है। लाइक वाइज आवर डीएनए, आपको पता होगा सारी की सारी जो लाइफ है उसके मेन कंटेंट जो हमारा फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, वो सब डीएनए से एक्सप्रेस होता है, ठीक है। अर्न्स्ट मेयर की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। इन्होंने कई सारी ब्रांचेस में भी काम किया, जैसे कि ऑर्निथोलॉजी, जूजियोग्राफी, फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी, और भी कई सारी, और टैक्सोनॉमी में भी। और इनको इनकी खास बात बता दें, इनके पास ट्रिपल क्राउन है, ठीक है। मेन प्राइजेस, जिन 3 प्राइजेस हैं जिनकी वजह से जिनको बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन का नाम दिया गया, ओके। और इनको 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहा जाता है। डार्विन इसलिए क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी का जो इवोल्यूशन के जो ब्रांच है उसका जो मेन क्वेश्चन है कि आज जितनी भी स्पीसीज है इस पृथ्वी पर मौजूद, ये कैसे आज तक एक दूसरे से इंटर रिलेटेडली जेनेटिकली सिमिलर होने के बावजूद अलग अलग एक ही देखिए, जितनी भी लाइक वाइज हम ह्यूमन है, ठीक है, हम ह्यूमंस मंकीस और एप से मिलते जुलते हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं उन्हीं से म्यूटेशन की वजह से हो या कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो, कुछ भी, पर उन्हीं से कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई या कुछ भी इन्वायरमेंट ने हमें एक्सेप्ट किया और हमारे पास ब्रेन कैपेसिटी, और हम उनसे अलग ही स्पीसीज़ के तौर पर यहाँ पर अपने आप में वजूद में आए हैं, ओके। मेरी लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो रही है तो आप ध्यान रख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं बताना चाह रहा था यही, तो इन्होंने इन स्पीसीज़ का जो इंटर रिलेशनशिप है उनको प्रूव किया, इनमें इनका बहुत ही बड़ा हाथ रहा। और टैक्सोनॉमी में इनको क्यों याद किया जाता है, क्योंकि जो हम बायोलॉजी की बुक में स्पीसीज़ की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत उन्होंने सिंगल हैंडेडली इसको कवर किया है, इसीलिए हम इनको इस टॉपिक में याद कर रहे हैं, ओके। अब सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्लांट डायवर्सिटी का, व्हाट इज़ लिविंग, ओके। मैं लिख देता हूँ इसको। व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, सिंपली अगर हम देखें व्हाट इज लिविंग तो हम कहेंगे कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जैसे कि हम ग्रो कर सकते हैं, मेटाबोलाइज कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनिज्म को हम सेंस कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को हम लेते हैं लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पर लिविंग थिंग को हम डिस्क्राइब करेंगे, तो आपको मैं बता दूँ, हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फीचर को लेने वाले हैं। लाइक वाइज पहला हम लेंगे ग्रोथ, दूसरा हम लेंगे रिप्रोडक्शन, तीसरा हम लेंगे मेटाबॉलिज्म, और चौथा हम लेंगे वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस।
इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम देखेंगे क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नॉन एक्सेप्शनली कैरेक्टरिस्टिक, नॉन एक्सेप्शनल यानी इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, और ये होंगी लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले मैं मोटा मोटा आपको आज आइडिया दे देता हूँ। रियली क्लास हमारी कल से शुरू होने वाली है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ। ओके, ग्रोथ में हम पढ़ेंगे हाउ द लिविंग थिंग्स आर ग्रो। ओके, सेकंड थिंग हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि जितने भी मल्टी सेल्यूलर हो या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, ये अपने आप की कॉपी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तीसरा हम देखने वाले हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म, आपको मेटाबॉलिज्म का आज थोड़ा सा मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है क्या, हमारी बॉडी है सेल्स से बनी है, एग्रीगेट ऑफ सेल्स। ओके, ये सारी सेल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होती। इन सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो स्पेसिफिक वे में, बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करते हैं। और ये फंक्शन कैसे करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन के थ्रू। ओके, और ये जितनी भी रिएक्शंस है, ये इन रिएक्शंस का सम मिल के उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और इस मेटाबॉलिज्म की बदौलत ही हम आज जी रहे हैं। इफ द मेटाबॉलिज्म अकर्स देन वी गॉट डेथ। ओके, फोर्थ वन इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बेसिस पे हम इंसान और जानवर में भी फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस तो होता है जानवरों में भी, लेकिन हमारा जितना एडवांस नहीं। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब बोले तो हम अपने सराउंडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर हम पे कोई आफत आई तो हम उसके अगेंस्ट अपना बचाव कर सकते हैं, हम किसी से फीलिंग शेयर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने आप को सुधार संवार सकते हैं। हमें इमोशंस और वो सब होते हैं, ये होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। और अगर आप देखो कोमा में गया हुआ पेशेंट है तो इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता नहीं है, वो जीवित तो होता है लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये तो अभी फर्स्ट क्लास है, इस क्लास के बाद मैं आपको नोट्स दूंगा। ठीक है, उन नोट्स को आप रिपीट कर लेना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और सबसे बड़ी बात, आप जो है वो घंटे के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं आपसे कोई पेमेंट लेने वाला हूँ नहीं, मेरी सिर्फ एक ही कोशिश है, जितने भी विद्यार्थी हैं कई इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो देखें उन्हें भी कुछ नॉलेज मिले। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है।